तो कल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का क्यों? तो कल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है, ओके। और ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है ये इसका लास्ट मिनट रिवीजन है। जल्दी से देखो, हैव अ लुक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है कल, राइट? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर पहले कवर होते हैं? इज दैट ओके? सही कैप्चर हो रहा है? आई एम नॉट विजिबल। नाउ इट्स ओके। ओके, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नंबर 1 चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बिजनेस का कंसेप्ट। सो बेसिकली ये बिजनेस का इंट्रो का चैप्टर है। चैप्टर 2 में बिजनेस के प्रमोशन की बात की गई है। चैप्टर 3 जो है आपका सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटीज को डील करता है। चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डील करता है। और लास्ट चैप्टर, नो इट्स नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट इज पार्टनरशिप। और जो लास्ट चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किताब नहीं है तो यहाँ पे आप बीएसटी की जो क्लास 11th की किताब है वहां से भी कवर कर सकते हैं। जल्दी से आधे घंटे में हम ये पूरा सिलेबस खत्म करेंगे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी, देखो चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन चल रहा है, ध्यान से सुनना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 की बात करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 की हम बात करते हैं। जो बिजनेस होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। प्रोफेशन वो होता है जिसके लिए तुम्हें एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पे आप किसी के अंडर में काम करते हो, वो आपका एम्प्लॉयर होता है, आप उसके एम्प्लॉय होते हो। और यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो सैलरी के फॉर्म में होती है। बिजनेस में आदमी खुद ही का अपना एक बिजनेस चलाता है, वो जो बिजनेस चलाता है उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वही उसकी इनकम होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में बिजनेस के फीचर क्या होते हैं। देखो, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं स्टेशनरी देती तो मैं गुड्स एक्सचेंज करी होती, मैं एजुकेशन एक्सचेंज करी तो वो सर्विस है। तो यहाँ पे आप किसी वस्तु में या किसी सेवा में, यू कैन इंडल्ज इन बोथ ऑफ देम। एक्सचेंज, सेल और ट्रांसफर, यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है पैसे के बदले में, सो समवन इज सेलिंग। और ट्रांसफर किसका होता है? ओनरशिप का। अगर मैं एक सेलर हूं और ये पेन मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है तो इसका खराब होने का भी जिम्मेदारी मेरा है। पर जब इसकी ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दी, आप घर ले गए और आपने इसको जला दिया तो आप मेरे पास नहीं लाओगे, अरे मैं तो जला दी, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी होगी। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, ये जो डीलिंग्स आप करते हैं इसमें क्या होना चाहिए? रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। प्रॉफिट का मोटिव होता है, बिजनेस सर्विस मोटिव के लिए, ठीक है, वी आर सर्विंग द कस्टमर, बट व्हाट इज द अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड इट? इट इज द प्रॉफिट। और अंतिम बात, अनसर्टेनिटी और रिस्क। बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं, बिजनेस के 4 स्टेजेस होते हैं और बिजनेस का एक साइकिल होता है, ओके। ये जो होता है उसका सबसे पहले होता है स्टार्ट का स्टेज, दिस इज द बूम, दिस इज मैच्योरिटी, दिस इज डिप्रेशन एंड दिस इज रिकवरी। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू बना के, कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच इज अ स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल या विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। स्टार्ट मतलब इंट्रोडक्शन फेज है, यहाँ पे बिजनेस अभी अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे उसने मार्केट पकड़ा। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि अब एक स्थायी रूप में बिजनेस आ चुका है। एंड डिप्रेशन मतलब बिजनेस, क्लोज द डोर। डिप्रेशन मतलब कि बिजनेस जो है अभी उसके प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं। और रिकवरी का मतलब होता है कि ये जो बिजनेसमैन है दोबारा से अपने बिजनेस को चलाने में सफल रहा, ओके। मूविंग ऑन, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए,
स्टेजेस के बाद अगली जो चीज है वो है इंपॉर्टेंस। सबसे पहले है रेवेन्यू जनरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस को कर रहे हो तो वहां से पैसे भी निकलने चाहिए, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो एक और चीज होगी, क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपनी की ऑल टुगेदर इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, क्योंकि अगर जो इंसान 10,000 कमा रहा है और फिर वो 20,000 कमाए तो बहुत डिफरेंस पड़ता है उस इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदलने में। फिर हम बात करते हैं तो बल्क प्रोडक्शन। बल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, आपका जो प्रोडक्शन है वो बल्क में कैसे होगा? जब आप प्रॉफिट को इतना इनफ कमाओगे कि आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा जो हो रही है उसको इनकर कर सकते हो, तो बल्क प्रोडक्शन। इनोवेशन मतलब कुछ नया करना, पैसा इनफ है तो हम कुछ नया कर सकते हैं। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली जब आप इतना प्रैक्टिस करोगे तो एक बंदे में काम होगा नहीं, 10 बंदे में होगा नहीं, यू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन। तो इंपॉर्टेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बल्क प्रोडक्शन, इनोवेशन, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, मार्केट। मार्केट एक्सपेंशन। ऑब्जेक्टिव 4 तरह के होते हैं, बस इतना याद रखना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जिसमें हम प्रॉफिट और सर्वाइवल और ग्रोथ की बात करते हैं, तो एक आपको स्टेटमेंट दे सकता है जिसमें पूछ सकता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सामाजिक ऑब्जेक्टिव, समाज में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कंसेप्ट दे सकता है कि भाई हमें चैरिटी करनी है, हमने जो है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में जो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो इंसानों को ही तो दे रहे हो, तो उनको जीने खाने का जरिया दे रहे हो। और नेशनल ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं हमारे देश की जो जीडीपी का ग्रोथ आता है। अब जल्दी से एक चीज समझ लो, क्लासिफिकेशन। बिजनेस को 2 चीजों में हम क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। इंडस्ट्री में आता है एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और कॉमर्स में आता है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रियां वो होती हैं जो माइनिंग का काम देखती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रियां वो होती हैं जो जनरेट करती हैं किसी चीज को। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां जो नॉर्मल हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब किसी चीज को बनाना। अब कॉमर्स में ट्रेड आता है जो 2 प्रकार का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में होलसेल और रिटेल आता है, और एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट आता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेड में सहायक होती हैं? वो होता है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन। इसी के साथ ये चैप्टर जो है तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब हम जल्दी से चैप्टर 1 खत्म करके चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। जल्दी से देखते हैं चैप्टर 2 क्या होता है। चैप्टर 2 बात करता है प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले प्रमोशन का मतलब समझ लो। प्रमोशन का मतलब होता है किसी भी चीज की फॉर्मेशन से पहले उस चीज को पब्लिक के बीच एडवर्टाइज करना, ठीक है। और जो पर्सन इस आइडिया को कंसीव करता है उसे हम प्रमोटर भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब देखो, मीनिंग ऑफ प्रमोशन है डिस्कवरिंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड द सब्सीक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फंड्स, प्रॉपर्टी एंड मैनेजरियल एबिलिटी। इसी के बाद मेथड कौन कौन सा था? सबसे पहला मेथड होता है प्रमोशन का डिस्कवरी ऑफ आइडिया। जब एक प्रमोटर को, एक एंटरप्रेन्योर को एक आइडिया आता है और उसके बेसिस पे वो देखता है कि हाँ वहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। आइडिया आने के बाद इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन। केवल आइडिया आने तक नहीं, अगर ऑलरेडी वो इंडस्ट्री जिसके बारे में आपको आइडिया है वो भरी हुई है ऐसी चीजों से, तो आपके बिजनेस का चलना कठिन है। तो वो इन्वेस्टिगेट करता है, वेरीफाई करता है, जिसके बाद असेंबलिंग, उसका इन्वेस्टिगेशन से उसको संतुष्टि मिल गई कि हाँ हमारा इन्वेस्टिगेशन सही है, अच्छा आइडिया है, इस पे काम करना चाहिए। तो असेंबलिंग का मतलब होता है असेंबल। असेंबल का मतलब है वो रिसोर्सेस को, वो सारी चीजों को असेंबल करता है, साथ लाता है, फाइनेंस वगैरह। और फाइनेंसिंग दी प्रपोजिशन, जितने पैसे की कमी है फिर वो मार्केट से उतना पैसा उठाता है। अब सबसे पहले प्रमोटर की पोजीशन को समझ लो। देखो, प्रमोटर आर आइदर द एजेंट्स और ट्रस्टी ऑफ बिजनेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले जिस इंसान के अंदर ये आइडिया आया, ये कल्पना आई कि ये बिजनेस हमें करना चाहिए, वो प्रमोटर होता है। प्रमोटर की बात एक समझना, प्रमोटर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, बिकॉज उसको जितना कुछ कमाएगा इट विल ऑल बी डिस्क्लोज्ड इन दी बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अब हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ बिजनेस में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है
एक बिजनेस को शुरू होने से पहले सबसे पहला है मार्केट एनालिसिस इन दी लाइन ऑफ बिजनेस। आप जिस लाइन में बिजनेस करने जा रहे हो उसमें कितना मार्केट है कितना नहीं है उसका एनालिसिस करना है। पॉइंट नंबर 2 है प्रोडक्शन एनालिसिस टू डिसाइड द यूनिट। एक बार में कितना प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करना। फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट से कितना पैसा उठाना है, कितना लोन रहेगा, कितना इक्विटी रहेगा, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ऑफिस को हम कहाँ रखें कि मैक्सिमम क्लाइंट्स हमारे पास आए, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है ऐसे बिजनेस को लेकर, और आपका पर्सनल एटीट्यूड क्या है, आप कितने तक बिजनेस के लॉसेस को बेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली है प्रमोशन का चैप्टर जो अभी खत्म। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए एक बिजनेसमैन के पास जो इंश्योर करेंगे। देखो सबसे पहला इसमें तो पहली चीज ये देख लो, 17 तो क्वालिटी है। पहले केवल क्वालिटी का नाम सुनो। फाइन टाइप ऑफ मैन, फोरसाइट, फर्मनेस एंड करेज, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन, हार्ड लेबर, सर्विस फर्स्ट, प्रॉफिट आफ्टरवर्ड, principle and honest, good behavior, discipline, organizing capacity, politeness, intelligent and alertness, value of time, क्या है ये, कॉन्फिडेंस टू कस्टमर, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कैरेक्टर और पर्सनल क्वालिटी। यूट्यूब वाले बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज कर करके एक एक क्वालिटी लिख लेंगे, टोटल 17 क्वालिटी आएगी। ये 17 क्वालिटी केवल ऊपर ऊपर से याद कर लेना, ये एमसीक्यू में पूछ देगा और इस चैप्टर से और कुछ नहीं पूछेगा। बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। सबसे पहला सबसे आसान, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकेला बंदा होता है, उसका ट्रेडिंग पीएल बनता है, वो प्रॉफिट को खुद शेयर करता है, इसमें कोई लॉ ऑब्लिगेट नहीं होता है। वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आपका बिजनेस लॉफुल है आप बिल्कुल बेशक करिए, जैसे बिजनेस करना है करिए। फिर आते हैं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप जो कि अब यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो गए हैं तो बहुत जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कानून भी इन्वॉल्व हो जाता है। पार्टनरशिप क्यों वी आर अप्लीकेबल, इट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये बिजनेस चलता है। यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 तक भी करे जा सकते हैं बंदे। बेसिकली पहले 50 की लिमिट थी बट वो एक्सीड करके 100 कर दी गई है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो होते हैं, एक पार्टनरशिप डीड होती है जिसके हिसाब से प्रॉफिट शेयर होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर होता है और सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होती हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में उसका एग्जीक्यूटर को पार्टनर के अग्रीड रेशियो में मरे हुए पार्टनर के मृत्यु के दिन तक उसके वारिस को हिस्सा दे दिया जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली एक एक्ट होता है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है तुम लोगों ने कि पहले यहाँ पे लड़कियों को अधिकार नहीं दिया जाता था, मगर अमेंडमेंट के बाद अब लड़कियों को भी अधिकार दिया जाता है। ये जो हेड होता है, ये पूछा जा सकता है कि जॉइंट फैमिली का, जॉइंट हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली का हेड कौन होता है, वो कर्ता होता है। कर्ता का ही रेसिडेंशियल स्टेटस पे ये डिटरमाइन होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली कहाँ तक टैक्सेबल है और कहाँ तक टैक्सेबल नहीं है। इसमें मेंबरशिप जो होती है पैदा होते ही, लड़का हुआ लड़की, अब तो लड़की भी, तो हुएवर इज देयर, अगर फैमिली का, जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस है तो पैदा होते यू आर द मेंबर ऑफ दिस बिजनेस। कहां तक, 3 जनरेशन तक। अगर कर्ता के बाद की 3 पीढ़ियां जिंदा हैं और उसी में चौथी पीढ़ी का भी वारिस आ गया तो चौथी पीढ़ी का वारिस कब तक नहीं लोगे, जब तक एक पीढ़ी नहीं खत्म हो जाती या कर्ता नहीं खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद का बड़ा मेंबर कर्ता बनेगा। मतलब 3 जनरेशन तक की यहाँ लिमिट होती है। दो चीज हैं, 2 स्कूल, लॉ के स्कूल्स हैं जो गवर्न करते हैं। एक जॉइंट हिंदू फैमिली मिताक्षरा, ये नॉर्थ इंडिया के जितनी अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं वो मिताक्षरा को फॉलो करती हैं और साउथ में जितनी है वो दया भाग को फॉलो करती हैं। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के बेसिस पे ही जैन अनडिवाइडेड फैमिली और सिख अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस को भी सेम प्रोविजंस पे एप्लीकेबल होता है। बस इसके साथ ये भी खत्म। गुड गुड गुड, सो वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स। पार्टनरशिप डिटेल में चलो देखिए, पार्टनरशिप अगर तुम लोगों ने मन से बीके गोल पढ़ी होगी 12th में तो हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। पार्टनरशिप 1932 से गवर्न होता है। पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है जहां पे वो साथ में बिजनेस करने को रेडी होते हैं और सारे प्रॉफिट्स को भी बांटने के लिए तैयार होते हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका फॉर्मेशन, क्योंकि हर इंसान को अग्री करना चाहिए, जो भी शर्तें रखी गई उस पर अग्री होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। देखो पार्टनरशिप में नेसेसरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप डीड हुई या सॉरी
ये नेसेसरी नहीं है कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो ही, मगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे वो किसी पे मुकदमा दायर नहीं कर सकती, कोई उस पर मुकदमा दायर नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद पार्टनरशिप का जो बिजनेस है प्रॉफिट मोटिव की होता है। पार्टनरशिप डीड का एक बार डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पढ़ लेना। देखो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच द पार्टनर्स हैव अग्रीड अपॉन देयर राइट्स, अपॉन देयर ड्यूटीज। वहां पे कंटेंट में पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर का आधार कार्ड नंबर, वो सारी चीजों का डिटेल होता है। और साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड में ये भी बताया जाता है कि किसी भी डिस्प्यूट के केस में क्या होगा। देखो, पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि 2 और मोर पर्सन, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन अग्रीड रेशियो, म्यूचुअल एजेंसी। अगर 4 पार्टनर्स हैं और केवल एक पार्टनर जाके कोई डील कराया तो ये मान लिया जाएगा कि चारों पार्टनर्स की हामी थी। और अगर 4 पार्टनर से केवल 3 गए तो जो नहीं था उसको भी मान के चलना है। प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, लॉसेस भी शेयर करते हैं, और मैनेजमेंट और ओनरशिप में डिफरेंस हो सकता है। मतलब हो सकता है कोई एक पार्टनर जो बेसिकली कैपिटल लगा के आराम से बैठा है और एक पार्टनर है जो मैनेजमेंट को देख रहा है, तो वो पार्टनर लोग का अपना डिसीजन होता है। पार्टनरशिप डीड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मैं रीड कर दे रहा हूं। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? A partnership deed is a document which contains the terms and conditions of the partnership agreement, laying down the mutual rights, duties and obligation of partners. कंटेंट इसके 20 हैं, कोई 5 याद कर लो जो तुम्हें याद रहे कम से कम, कि एमसीक्यू वगैरह फंस जाए उससे। जैसे फर्म का नाम और फर्म का हेड ऑफिस, पहली चीज। दूसरी चीज पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का परमानेंट एड्रेस। पार्टनरशिप अगर एट विल है, मतलब कुछ समय के लिए है, तो कितने समय के लिए है, कितना कैपिटल का अमाउंट उसमें इन्वेस्ट हुआ है, और प्रॉफिट और लॉसेस का डिवीजन किस प्रकार से किया जाएगा। जल्दी से रजिस्ट्रेशन के बारे में सीख लो। रजिस्ट्रेशन का सीन क्या होता है? देखो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ द फर्म इज नॉट, बहुत खामियाजा होता है अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहली चीज तो इनकम टैक्स विल बी चार्ज ऑन होल ऑफ इट्स इनकम, but if the firm is registered then income divide the profit among the partners and tax charge on the income individually। मतलब समझो, तुम 100 रुपए कमाओ और वही 100 रुपए तुम्हारे बाकी के 4 पार्टनर्स में 20 20 20 20 20 करके बांट दे, तो टैक्स किस पे कम आएगा? 20 20 20 पे। वो टैक्स का खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो कम आएगा ना। और अगर हम सीधे 100 पे लगा देंगे तो वो ज्यादा आएगा। तो जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं होती उनके पूरे के पूरे जो कंप्लीट प्रॉफिट होता है उसी पे टैक्स लगा दिया जाता है। और जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बंटने के बाद जिनमें उसका प्रॉफिट काफी कम हो जाता है, तब उस पर टैक्स लगता है। तो मतलब काफी ज्यादा एडवांटेज है। इन शॉर्ट, सरकार कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि कराओ ही रजिस्ट्रेशन, केवल कहने को है कि हाँ भी कंपल्सरी नहीं है। ओके, बस हो गया। पार्टनरशिप में इतनी चीजें अगर हैं तो कर लोगे। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के डिफरेंस को एक बार जरूर से पढ़ लेना, ये लेक्चर के अंतिम में मैं रिवाइज भी करवा दूंगी। डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनर देख लो। एक्टिव पार्टनर जो पूरी पार्टिसिपेशन लेता है, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर जो कैपिटल लगा दिया है पर पूरी पार्टिसिपेशन नहीं, नॉमिनल पार्टनर जो नाम के लिए, अपनी गुडविल के लिए अपना नाम देता है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली वो पार्टनर जो केवल प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो ऐसे पार्टनर्स को ना कोई मैनेजमेंट में दिया जाता है ना कोई लाइबिलिटी दी जाती है उनको। सब पार्टनर पूछेगा नहीं, सब पार्टनर एक आउटसाइडर होता है। अच्छा, स्टोपल एक इंपॉर्टेंट है, जहां पे अगर कोई व्यक्ति प्रतीत ये दिखाता है क्लाइंट्स को कि मैं पार्टनर हूं, भले वो पार्टनर नहीं है, तो वो पार्टनर बाय एस्टोपल हो जाता है। हाँ, माइनर पार्टनर होता है जो 18 साल से कम की आयु पे आया हो। जल्दी से देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देखो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है हमारे देश में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से गवर्न होती है। यहाँ पे पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, मतलब पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेचा जा सकता है। मगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में उनके एसेट को नहीं बेचा जा सकता है। इट इज मोर लाइक अ कंपनी। 2000 एक्ट में इसका एक्ट आया था। नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप 1932, मतलब 1932 और 2008 दोनों दो अलग चीजें। समझने के लिए एक समझ लो कि यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी की तरह, कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। और पार्टनर्स के बदलाव की वजह से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कोई बदलाव नहीं आएगा। इट इज मच लाइक दी कंपनी। जल्दी से अंतिम चैप्टर अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप के एमसीक्यूज तुमने सॉल्व नहीं किए, इसको कर लेना, अभी सामने करोगे मेरे।
जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी जो दो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक से ज्यादा लोग होते हैं, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होती है, मतलब कानून की दृष्टि से ये पूरा का पूरा पर्सन माना जाता है, अलग आइडेंटिटी होती है इसकी, कॉमन सील, सिग्नेचर की तरह इसका एक अपना मोहर होता है, परपेचुअल सक्सेशन जो भी एलएलपी में भी था, शाश्वत उत्तराधिकार, मतलब कोई भी मेंबर आ सकते हैं जा सकते हैं, कहीं कोई मसला नहीं है, पब्लिक की कॉन्फिडेंस होती है यहाँ पे, और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। ये जो कंपनी होती है बेसिकली तीन बेसिस पे डिवाइड होती है, इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट। इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो चार्टर्ड कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब जहां पे राजा रानी का रूल होता है वहां पे होती है चार्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी जैसे आईसीआई है, जो सीए इंस्टीट्यूट है, उसका आईसीआई एक्ट के तहत बनी है। और रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनीज, नहीं सॉरी, स्टैट्यूटरी कंपनी जो पार्लियामेंट के एक्ट से पास हुई हो, तो जैसे आईसीआई पार्लियामेंट से पास हुई हो, बाकी रजिस्टर्ड कंपनी। लाइबिलिटी में बात करें तो अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। जल्दी अनलिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट आता ही नहीं है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट में जहां हम पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, ये चीजें याद रखने वाली हैं। समझना क्या है प्राइवेट कंपनी? देखो, प्राइवेट कंपनी जो होता है, कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 से गवर्न होता है। प्राइवेट कंपनी में कोई आप पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देते, डायरेक्टर का मिनिमम नंबर 2 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर 7 होना चाहिए, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट इसे कहते हैं। सो दे कैन नॉट बी मेंबर्स मोर देन 200। अच्छा, पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, डायरेक्टर आपके 3 मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम आई थिंक कोई लिमिट है नहीं, 7 है ना शायद। वो तो मेंबर्स की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करते हो तो यहाँ पे 200 से हो सकता है, वहां पे तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान भी अगर किसी कंपनी का हो जाता है तो कोई बात नहीं है, देख लो समझ लो। मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मैक्सिमम मिनिमम 7 होने चाहिए, मेंबर मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। डायरेक्टर की मैं बात करी थी तो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए कम से कम, और प्राइवेट में 2 डायरेक्टर चाहिए। स्मॉल कंपनी क्या होता है? सेक्शन 285 के में होता है कि जो कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो और एनुअल टर्नओवर जो है उसका 20 करोड़ से ज्यादा ना हो, 2 करोड़ 20 करोड़, तो वो होगी स्मॉल कंपनी। और जल्दी से अंतिम बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी की। देखो, 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जो एक इंसान अपने बलबूते पे खड़ा कर सकता है, उसके जाने के बाद उसका नॉमिनी, वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया उसको करनी ही करनी पड़ती है क्योंकि वो एक 1 पर्सन कंपनी है, तो उसका नॉमिनी लीगल एयर बन जाता है। 1 पर्सन कंपनी तभी तक 1 पर्सन कंपनी रहती है जब तक उसके टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाते, बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने का जरूरत पड़ता है। इसी के साथ तुम्हारा जो फास्ट ट्रैक रिवीजन था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का वो कवर हुआ। इस वीडियो के साथ जो भी एमसीक्यूज हैं तुम्हारे पास उसको सॉल्व कर लोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाना है। टेक दिस।